हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। मतलब आज हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल हम 3 केसेस में निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 3 केसेस। तो फर्स्ट केस जो जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस स्मॉल सेपरेशन पर होते हैं, है ना। इस सिस्टम को डायपोल बोलते हैं। तो ये जो लाइन है जो ये है ना, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, इसे हम डायपोल की क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ओके, तो डायपोल हम इंटेंसिटी जो निकालेंगे वो डायपोल की एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन मतलब ये उसकी एक्सिस है, तो इस तरह से, है ना, एक्सिस के ये इस लाइन पर हम किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे, है ना। 3 केसेस में हम फाइंड करेंगे। तो पहला केस होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। तो इस पोजीशन पे हम कहीं पर इंटेंसिटी निकाल के लिए फॉर्मूला निकालेंगे ना, ड्राइव करेंगे। फिर इसी को हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। जो एंड ऑन पोजीशन, क्यों एंड ऑन पोजीशन, जैसे ये हमारा डायपोल है, ये उसके एंड है तो उसके एंड, है ना, जैसे डायपोल का एंड हो जाने के जस्ट बाद जो ऐसे अगला पॉइंट पोजीशन क्या कहलाएगी, एंड ऑन पोजीशन। ओके, या उसे हम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कहते हैं। मतलब तीनों नाम याद रखिए, है ना, एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, अलोंग द लेंथ, लेंथ की डायरेक्शन में। तो ये उसकी लेंथ है, डायपोल लेंथ। तो डायपोल लेंथ की डायरेक्शन में हम इंटेंसिटी निकालेंगे, है ना। मतलब ऐसे मान लीजिए कि पॉइंट पी यहाँ है या यहाँ है, ठीक है। इस लाइन पर पॉइंट पी कहीं पर भी हो, कोई भी पॉइंट, टेस्ट पॉइंट, उस पर इंटेंसिटी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा, है ना। चलिए, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल जो ये उसका किसे बोलते हैं हम, जो डायपोल का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, उसकी लेंथ का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है, इसे हम उसका इक्वेटर बोलते हैं। तो सेकेंड केस में हम इंटेंसिटी किसके थ्रू निकालेंगे, उसके इक्वेटर पे। मतलब पॉइंट, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है वो मान लीजिए कि कहाँ, इक्वेटर पे कोई भी पोजीशन पर सिचुएटेड है। ओके, या उसी को हम ट्रांसवर्सल पोजीशन भी कहते हैं। तो तीनों नाम ध्यान रखें, इक्वेटोरियल, ब्रॉड साइड और ट्रांसवर्स पोजीशन। ओके, फिर एक अगला केस जो रहेगा जनरल लोकेशन। जनरल लोकेशन मतलब कहीं पर भी पॉइंट को हम मान लेंगे, उसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन हम नहीं बताएगी कि इस पोजीशन पर है या ऐसे। तो ये जो जनरल लोकेशन वाली पोजीशन है वो हर केस में एप्लीकेबल होगी। मतलब उसका यूज करके हम एंड ऑन पोजीशन पर भी निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल पे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो जनरल लोकेशन पर भी हम यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो, है ना, टू ड्राइव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एंड ऑन पोजीशन। ओके, एंड ऑन पोजीशन। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया है, जो कंसीडर ए डायपोल ए बी हैविंग चार्जेस -qn + q with separation 2a placed in a medium of dielectric constant k, and we have to find the intensity of electric field at point P at distance r from the midpoint O of the dipole. Okay, ये हमने कंडीशन दी है यहाँ पर कि हमने एक डायपोल मान लिया है ए बी, जिसके पर चार्ज है -qn + q और उनके बीच की सेपरेशन है 2a, और इसके मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ, और ये जो डायपोल है ये कहाँ रखा हुआ है, किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, मतलब हमने उसको एयर और वैक्यूम में ना रखता हुआ मान के, कहाँ पर रखा हुआ माना है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ओके, चलिए, तो अब हमें यहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है ना। तो ये जो हमने जो कंडीशन ली है कि हमने क्या क्या माना है डेरिवेशन को निकालने के लिए, ये सारे पॉइंट जो हमने यहाँ लिख दिए, जिसे हम उसकी क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट, है ना। तो स्टेटमेंट मतलब क्या, कि क्या हमने माना है, क्या कंडीशन ली है, डायपोल के बारे में, प्रॉपर्टीज की, क्या कैसा डायपोल है, उसकी चार्जेस क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज बताना है। डेरिवेशन में हम क्या क्या कंडीशन लेकर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, है ना। तो ये चलिए, अब मैंने यहाँ स्टेटमेंट भी लिख दी है, वही लिखा है, डायपोल ए बी हैविंग चार्जेस -q + q with separation 2a placed in a medium of dielectric constant k, and we have to find the intensity of electric field
एंड पॉइंट बी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द मिड पॉइंट, डायपोल के मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर इन इट्स एक्सियल पोजीशन, है ना। तो आप जो इसको जब नोट करोगे तो इस स्टेटमेंट को कहाँ लिखोगे, यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद ये डेरिवेशन आएगा, ठीक है। मतलब मैं आपको नोट करने का, लिखने का तरीका बता रहा हूँ जो, क्योंकि डेरिवेशन तो जो हम अभी पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब कोई, है ना, बड़ी हार्ड डेरिवेशन नहीं है। आपको इतना आता है तो 12th क्लास में इतना स्टैंडर्ड लेवल बढ़ ही जाता है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर ही लोगे आसानी से। लेकिन मेन जो यहाँ पर क्या है, एग्जाम में इसको किस तरह से लिखा जाए कि हमको पूरे के पूरे मार्क्स अचीव हो जाए। तो लिखने का तरीका जो, ये पहले स्टेटमेंट लिखोगे, है ना, फिर ये डायग्राम बनाओगे, उसके बाद डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे। तो आपकी फैसिलिटी के लिए जो मैंने स्टेटमेंट भी यहाँ लिख कर दे दी है ना। और ध्यान रखिए जो ये इम्पोर्टेंट होती है स्टेटमेंट, मतलब इस पर हमें मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम इस पर हाफ मार्क्स होता है या 1 मार्क्स होता है। तो अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो इसमें हमारे ये नहीं लिखा हमने और पूरा डेरिवेशन हमने सॉल्व कर दिया सही, तो उसमें से भी जो हमारे हाफ या 1 मार्क्स क्या हो जाता है ना, कम हो जाते हैं, कट जाते हैं अभी, ठीक है। इस वजह से तो ध्यान रखिए कैसा लिखोगे स्टेटमेंट, फिर उसके बाद ये, है ना। तो मैं इसको, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लिखने कैसा है, पहले ये लिखोगे 3 पॉइंट्स, है ना। फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर उसके बाद किसको नोट करोगे, स्टेटमेंट को नोट करोगे, है ना। फिर उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करके हम डेरिवेशन निकालते हैं, ओके। चलिए, है ना, अब हम यहाँ पर इसको है ना, इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन इसका हम देखते हैं, ओके। आया समझ में क्या क्या माना हमने, है ना। अब ध्यान रखना जो पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस है यहाँ से, तो ठीक है, पूरी जो मैथमेटिकल प्रोसेस बहुत आसान है, आप इजीली कर लोगे उसको। लेकिन करना क्या है वो स्टेप्स ध्यान में रख दो, है ना। मतलब जब भी जो आपको डेरिवेशन पढ़ो तो उसको इसी तरीके से पढ़ना कि पहले हमको इसमें करना क्या है वो समझना, है ना। तो हमें यहाँ पर जो हमारे पास हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। एक सिंगल पॉइंट चार्ज, अकेले पॉइंट चार्ज के कारण हमने इंटेंसिटी निकाली है। इससे पहले जैसे पॉइंट चार्ज Q है, r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या होगी, तो ये उसका एक्सप्रेशन बन जाएगा इंटेंसिटी का 1/4πε0, ठीक है। डायलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है तो K आ जाएगा, है ना, Q/r स्क्वायर, जहाँ r होगी डिस्टेंस, है ना। ये हमने एक सिंगल चार्ज के थ्रू पढ़ा है इंटेंसिटी, एक अकेला चार्ज हो। तो अब यहाँ पर जो हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो कैसे प्रोसेस चलाएंगे हम उसको समझना। बाकी फिर आप प्रोसेस समझ गए क्योंकि करना क्या है, करते क्या जाना है, तो आप पूरा डेरिवेशन खुद कर लोगे, ओके। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास 2 चार्ज है जो, है ना, +Q चार्ज है, -Q चार्ज, ओके। तो हम यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी का वो एक सिंगल चार्ज के थ्रू है, एक अकेले चार्ज के थ्रू। तो पहले हम यहाँ पर सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसका +Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो चलो, +Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो चलो यहाँ समझ लो, जैसे ये +Q है और पॉइंट P पर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी हमेशा कौन से चार्ज पर निकाली जाती है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे मान लो वहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो जो हमारा +Q चार्ज है उसकी इंटेंसिटी इस और रहेगी, ये उसकी डायरेक्शन रहेगी, E1 हमने बोल दिया। +Q की इंटेंसिटी को किससे बता दिया हमने, E1 से, या E+ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द किधर रहेगी, तो एक BP की डायरेक्शन अलोंग BP ऐसे लिख सकते हो, है ना, या अलोंग AP, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो इसी तरह से कौन भी वहां पर इंटेंसिटी अप्लाई करेगा, तो पहले हम किसकी इंटेंसिटी निकाल लेंगे, E1 की। अब E1 की कहां से निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगा के, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को हेल्प से पहले हम किसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, +Q चार्ज की, है ना। चलो मैं अपनी लिख देता हूँ। तो +Q चार्ज की इंटेंसिटी कितनी होगी, ओके, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला अगर आप लिखो तो E1 1/4πε0, ठीक है, Q
ओके, मैग्नीट्यूड जो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे हम, तो प्लस क्यू और आर, आर क्या होती है यहाँ डिस्टेंस का इसके, है ना। तो कहाँ से डिस्टेंस देख रहे हैं हम, प्लस क्यू चार्ज से, तो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या है, बीपी का स्क्वायर। ओके, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। फिर सेकेंड जो, अब हम माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी निकालेंगे, इंटेंसिटी माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी, ये माइनस क्यू चार्ज है, नेगेटिव क्यू चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट करेगा टेस्ट चार्ज को, तो ये टेस्ट चार्ज जो इधर की ओर आ जाएगा, है ना, ये अट्रैक्शन, है ना, इस तरह से। ये होगी किसकी वैल्यू, E2 की वैल्यू, E2 इंटेंसिटी ऑफ ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसको हमने ये वेक्टर, ये E2 वेक्टर से शो किया है। ध्यान रखना जो ये E1 वेक्टर बड़ी वेक्टर है ना। E1 किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज का, तो ये ज्यादा होगी इसकी वैल्यू, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज और पॉइंट पी की वैल्यू और इनके बीच की डिस्टेंस कम है, तो Q1 प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी बड़ी होगी, तो E1 की वैल्यू ज्यादा है, और माइनस क्यू की जो इंटेंसिटी है E2 इसकी वैल्यू कम होगी। तो हमने वेक्टर को भी, है ना, लेंथ डिफरेंट रखी है यहाँ पर, E1 बड़ी वेक्टर है, वैल्यू ज्यादा है तो इसकी लंबाई ज्यादा रखी है, E2 की लेंथ हमने कम रखी है ना। ये छोटी छोटी बातें तो सिर्फ हमारे समझने के लिए, ठीक है। तो चलो, ये हमने क्या निकाला यहाँ पर, इंटेंसिटी E2 आ गई, किसकी इंटेंसिटी आ गई, जो 1/4πε0 K, ओके, Q, और किसकी इंटेंसिटी, माइनस क्यू, तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, माइनस क्यू से, तो माइनस से डिस्टेंस क्या होगी, AP, ये AP इसके, ओके। अब यहाँ पर जो है ना, हमने E1 और E2 की वैल्यू निकाल ली है फॉर्मूले से, हमारे पास E1 E2 आ गया। अब हमने देखा कि E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें वेक्टर्स रूल पता है कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट उनका डिफरेंस के बराबर होता है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे रिजल्टेंट, है ना। अब रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, जो माइनस करके, तो किस में से किसको माइनस करेंगे, E1 में से E2 को या E2 में से E1 को। तो हमें पता है जो बड़ी वेक्टर है उसमें से छोटी को, तो बड़ी वेक्टर यहाँ कौन है, E1 है, तो E1 में से माइनस कर देंगे E2 को भी। फिर इसके बाद ये साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलेंगे पूरा जो, है ना। मतलब मेन हमारी स्टेप ये है, साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलेंगे तो हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल का। तो क्या समझ में आया, क्या करना है, सबसे पहले दिमाग में स्टेप बिठाओ, जो क्या करना है आपको, पहले इस फॉर्मूले को याद करो, इस फॉर्मूले की हेल्प से इंटेंसिटी हम निकालेंगे हम प्लस क्यू चार्ज की, फिर इंटेंसिटी हम निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज की, फिर दोनों अपोजिट में होंगे तो माइनस कर देंगे, माइनस करके फिर साइन के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। अब एक बात ध्यान यहाँ पे, जब हम इंटेंसिटी निकालेंगे किसकी, प्लस क्यू चार्ज की, तो हमें प्लस क्यू चार्ज और, है ना, पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, है ना, बीपी की वैल्यू की। फिर उसके बाद यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, माइनस क्यू चार्ज से एपी की। तो अब हमारा जो डेरिवेशन है उसको हम कहाँ से स्टार्ट करें, ध्यान रखोगे, स्टार्ट कहाँ से करें, तो सबसे पहले हम एपी और बीपी की वैल्यू निकालेंगे। समझना, आप प्रोसीजर समझते चलो, क्या करना है हमको सबसे पहले, ठीक है ना, इंटेंसिटी। सबसे पहले हमारा डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, पहली स्टेप क्या लिखेंगे, ठीक है, मतलब दिमाग में बिठा लो, पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, बाकी भी जो पूरा आप कर सकते हो, क्योंकि है ना, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई यही करना है और कुछ नहीं, और आप 12th के स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आपको ये सब आता है। ओके, चलिए, तो फिर शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, एपी और बीपी की वैल्यूज, एपी और बीपी की वैल्यू, एपी और बीपी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द चार्जेस। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द चार्जेस। इनकी वैल्यू इनको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायग्राम से देखकर समझ में आ जाता है। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एपी और बीपी की वैल्यू, फिर उसके बाद तीसरी स्टेप क्या आएगी, दूसरी स्टेप प्लस क्यू चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे पॉइंट चार्ज वाला, यहाँ पर अगली स्टेप में किसकी वैल्यू रखोगे, बीपी की, जो ऊपर निकाली, बीपी की वैल्यू आ गई जो, फिर उसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। फिर किसके थ्रू इंटेंसिटी निकालेंगे, माइनस क्यू चार्ज के थ्रू, माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी, फिर वही फॉर्मूले से यहाँ किसकी वैल्यू रखोगे, एपी की। तो फिर एपी की वैल्यू रखने के बाद जो अगली इक्वेशन बनेगी उसको हम देंगे इक्वेशन 2।
फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलेंगे। आज समझ में ये बात दिमाग में बिठाओ, पहले पॉइंट पी की डिस्टेंस निकालेंगे चार्जेस से, फिर प्लस क्यू की इंटेंसिटी माइनस क्यू की इंटेंसिटी और दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस फिर साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलेंगे। ओके ना, तो ये स्टेप थी बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। बाकी चलिए अब आप फिर उसको कर सकते हो, अगर ये सीख क्या क्या करते जाना है, बाकी सब आप इजीली कर लोगे, है ना। चलिए तो हम सबसे पहले क्या निकाले हैं, हम वेयर डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द चार्जेस। तो पॉइंट पी की चार्जेस से डिस्टेंसेस देख लो जो है ना, ये प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, है ना, बताओ। चलो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो ये आर है ना, और ये डायपोल की यहाँ से यहाँ तक, डायपोल के मिड पॉइंट है, डायपोल की पूरी लेंथ कितनी है 2a है, तो मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, a हुई ना, ये a हो गई और इधर से ये a हो गई। आ रहा समझ में। तो यहाँ से ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, देखो निकाल सकते क्या आप, ये r ये टोटल है जो ये गिवन है, इस r में से आप किसको माइनस कर दो, इस r में से आप a को माइनस कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, bp की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख दे, क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इतनी छोटी छोटी बातें। तो कितनी होगी यहाँ पर r माइनस a। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज ये हो गई AP इज इक्वल टू r माइनस a एंड अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें BP की, तो BP क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना। चलो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये डिस्टेंस चाहिए हमको पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये डिस्टेंस r और उसमें कितना ऐड कर देना है और a, तो कितनी डिस्टेंस हो गई टोटल, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है ये हो गई जो हमारे पास, है ना, r प्लस ओके r माइनस a है r प्लस a, ठीक है। मतलब जो पास वाला चार्ज हो उसमें से r में से माइनस हो जाएगा और दूर में प्लस हो जाएगा, है ना। तो BP इज इक्वल टू r प्लस a, ये आ गया। अब क्या कहा हमने, स्टेप ध्यान में रखें, है ना। नाउ ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के थ्रू ऑन पॉइंट P, है ना। पहले प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी निकालेंगे तो ऑन पॉइंट P, तो कितनी हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी, यहाँ देखो इसकी इंटेंसिटी को हमने E1 से इंडिकेट कर दिया, ये E1 हो गई, और फॉर्मूले से जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और यहाँ पर डायरेक्टिंग मीडियम में रखा है इसलिए K आएगा। ओके, अब यहाँ पर जो क्या हो जाएगा Q, ओके, डायरेक्टिंग मीडियम में रखा है इसलिए K और Q अपॉन में डिस्टेंस का स्केयर, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ से अभी AP का, सॉरी ये प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी है BP स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखें हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं E1 को, तो फिर हम डायरेक्शन भी इंडिकेट करेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्शन हम यहाँ वर्ड में लिख दे रहे हैं, है ना। किधर है किसकी, E1 की डायरेक्शन किधर है, अलोंग BP, ठीक है, अलोंग BP वेक्टर। ओके, फिर इसी तरह से जो E1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q, है ना। BP की वैल्यू रख देने के बाद कितना आ जाएगा R, है ना। एक मिनट, जो हमने यहाँ ऊपर ये रॉन्ग लिख दिया ना, AP होगा, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है AP है R प्लस A और BP है R माइनस A, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा BP R माइनस A का स्क्वायर। ओके, ये आ गया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अगेन, है ना, इंटेंसिटी
या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट पी, है ना। चलिए, है ना, तो ये हमने इंटेंसिटी निकालेंगे किसके थ्रू, माइनस क्यू चार्ज, उसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो इसको हमने इंडिकेट कर दिया किससे, E2 से, ठीक है, ये आ गया। वैल्यू क्या बनेगी, 1/4πε0 K, ठीक है, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से पॉइंट P से A की डिस्टेंस कितनी है, AP स्क्वायर, है ना, ये AP स्क्वायर लिख रहे हैं। और डायरेक्शन भी लिख दे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी, ये किसकी डायरेक्शन बताना है, E2 की, तो E2 की तरह है along BP, या क्या लिख, सॉरी PB, along PB, है ना। तो यहाँ क्या लिख दोगे, along, ये आ गया हमारा, है ना। चलो, तो ये हमने PB का रेफरेंस लिया है यहाँ पे, ओके। तो अब सेम AP की वैल्यू इसमें भी पुट करोगे, तो AP हो जाएगा E2 1/4πε0 K Q AP स्क्वायर इज इक्वल टू ये R प्लस A स्क्वायर, है ना, R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है, है ना, आया समझ में यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इंटेंसिटी तो हमको मिल गई है, अब हमने क्या देखा यहाँ पर, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड, इधर हमारे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब हमको पता है कि E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम वहां ये वर्ड में लिखेंगे सिंस E1 एंड E2 आर अपोजिट, ठीक है, इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड, ठीक है, वेयर E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 ग्रेटर है किससे, E2 से। तो अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बोथ इंटेंसिटीज, है ना। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, नाउ इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है, नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, शॉर्ट में लिखा होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ओके। तो इंटेंसिटी का हम मैग्नीट्यूड शो कर रहे होंगे, है ना, कैसे निकालेंगे हम, E1 माइनस E2, ओके ना, सिर्फ क्या शो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे हम, है ना, हम इसको उनका वेक्टर्स का मॉड ले रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड दिखा रहे। तो कहीं कहीं आप ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे, है ना, तो इससे हमको, ठीक है, डायरेक्ट E1 और E2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, चलो, है ना। तो इंटेंसिटी क्या हो गई, मतलब मैंने बताया आपको कि आप कैसा लिखा हुआ भी देख सकते हो, है ना, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिर्फ मॉड है उसका, है ना। अब यहाँ से चलिए वैल्यूज रखे लो, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/4πε0 K Q, ओके, R माइनस A स्क्वायर, ठीक है ना, ये E1 की वैल्यू, फिर इधर से माइनस 1/4πε0 K, ओके, और यहाँ Q R प्लस A का स्क्वायर बन गया ये इक्वेशन। जो अब क्या कहा था, पूरा साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलना है ना, जो साइन इनके बीच में दिए है। तो यहाँ पर हम पहले इसको कॉमन क्वांटिटी और देख रहे हैं, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमको, Q कॉमन 1/4πε0, ये कॉमन, तो Q कॉमन ले लिया, 4πε0 K ये कॉमन आ गया, इधर ब्रैकेट में क्या बचा, 1/r माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो, ठीक है, सॉल्व करते चलना है बस। अब आपको तो, ठीक है, सब समझ रहा ही होगा, तो यहाँ पर इतना तो अंडरस्टूड कर सकते हैं 12th लेवल पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे r प्लस A का स्क्वायर, इधर r माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ हो जाएगा बेटा
आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो डेरिवेशन को E इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। अब इसको जो आप सॉल्व करोगे ये ब्रैकेट को तो वैल्यू क्या आएगी, है ना, ये आइडेंटिटी लगेगी तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें है ना आइडेंटिटी पता है ना हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे भी है ना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया है 2, है ना, क्या लिखोगे ए आर, ओके ना। फिर सिमिलरली यहाँ पर जो ये वाला है ना इसमें, ठीक है, ध्यान में रखना जो सामने माइनस भी है, हम ब्रैकेट ओपन भी करेंगे तो माइनस क्या होते जाएगा, साइन चेंज होते जाएगी। तो अगर हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ये आएगा, है ना। लेकिन सामने माइनस है तो माइनस से क्या होता है चलेगा, माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर, ओके। और ये माइनस 2ar का क्या हो जाएगा 4, है ना, ये प्लस 2ar हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस का प्लस हो गया। अब ये अपॉन में कितना होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कहाँ से आ गया ये, है ना। चलो छोटी छोटी सी बातें तो हम फिर भी समझ लेते हैं, आप अंडरस्टूड कर ही लोगे वैसे तो। कैसे लिख दिया हमने इसको, आर ए माइनस स्क्वायर आर प्लस ए, ऐसा लिखा है ना। तो दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को हम, ठीक है, कॉमन स्क्वायर से लिखते हैं, है ना, ऐसा लिख दिया। अब ये आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों का, और ये पूरे का होल स्क्वायर, इसलिए ये यहाँ ऐसे आया, ठीक है ना। मतलब हर एक छोटी छोटी सी चीज जो हम यहाँ पर बात समझते हुए चल रहे हैं, है ना, ठीक है। चलिए वैसे कोई टफ नहीं है ये। अब यहाँ इसको जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो जो, है ना। तो जो बचा हमारे पास Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या बचा आर स्क्वायर, ये माइनस है प्लस ये कैंसिल, है ना। अब इधर क्या हो गया 2ar प्लस 2ar, तो इसको जो हमें क्या लिखते हैं 4ar लिख सकते हैं, है ना, 4ar, ये प्लस ये, है ना, अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आया। अब यहां से जो हम इसको, ठीक है ना, और क्या लिख सकते हैं ई को, चलो ई को हम यहाँ लिख दें Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब ये जो 4ar है आप इसको ब्रेक करके लिखो तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2a इंटू 2r लिख सकते हैं ना, ठीक है। मतलब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, जो इतनी छोटी बात आपको अंडरस्टूड कर लो, लेकिन हम क्लियर करते चले एक बार। तो 4ar को हमने ब्रेक करके लिख दिया, क्या लिख दिया 2q, सॉरी 2a इंटू 2r, ओके ना। अब अपॉन में जो है वो एज इट इज रहने दो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। अब ये हमने पढ़ा है सिंस Q इंटू 2a, सिंस Q इंटू 2a इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। किसका फॉर्मूला है ये डायपोल मोमेंट का। तो हमने यहाँ पर, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लेकर आ गए। तो Q इंटू 2a की प्लेस पर क्या है, वहां पर Q इंटू 2a, उसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे ओनली T। तो इधर क्या बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ओके। फिर Q इंटू 2a
इसकी जगह आ गया जो P इंटू 2R, ओके ना। अब यहाँ पर भी R स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, है ना, नीचे वाली साइड, ठीक है। अब यहाँ पर जो P इंटू 2R, इसको ऐसा भी लिख दे, ऐसा लिख दे 2PR, आया समझ में, Q इंटू 2A के बदले प्लस P आ गया, ये 2R ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो हम इसमें कंडीशन अप्लाई करें, मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है अगर वो स्मॉल साइज का हो, यह जो हमारा पॉइंट P है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो, मतलब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था जो कि डाइपोल कहाँ मिलते हैं, है ना, प्रैक्टिकली डाइपोल कहाँ पर होते हैं, मॉलिक्यूल्स पर होते हैं या एटम पर, है ना। तो एटम और मॉलिक्यूल की साइज कैसी होती है, बहुत ही स्मॉल होती है ना, 10 की पावर माइनस 14 मीटर के या माइनस 10 मीटर के ऑर्डर की होती है, ठीक है ना। तो डाइपोल जो है हमारा बहुत स्मॉल है। तो अगर मान लो जो हमने यहाँ हम मतलब एक कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं कि अगर हमारा जो डाइपोल है इसकी साइज बहुत छोटी रहे, है ना, साइज कैसी हो, बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल हो, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल। तो इस केस में क्या होगा कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P अगर बहुत ज्यादा दूरी पर हो तो पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ज्यादा होगी, किसके रिस्पेक्ट में, डाइपोल की साइज के। डाइपोल मतलब हमारा एक एटम मान लो, और उससे अगर पॉइंट P 1 सेंटीमीटर पे भी हुआ, समझ लो, तो डाइपोल अगर हमारा एक एटॉमिक डाइपोल है और हमारा जो पॉइंट P है कितनी मीटर की दूरी पर भी रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भी रखा हुआ है, तो ये 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻10 मीटर के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है जो। तो हम यहाँ क्या कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जो डाइपोल है बहुत ही स्मॉल साइज का हो या जो हमारा पॉइंट P है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखा हो, ओके। इस केस में ये फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना, ठीक है। नॉर्मल केस में तो ये रहेगा जो क्या मान लिया हम, इफ द डाइपोल, ठीक है, हम डाइपोल इज सो स्मॉल साइज, है ना, उसकी मतलब जो आइडियल डाइपोल है, ध्यान रखना, जो आइडियल डाइपोल की साइज 0 होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमने बहुत माना कि माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस हो और स्मॉल सेपरेशन पे हो। तो स्मॉल सेपरेशन मतलब अगर आइडियल डाइपोल की बात करोगे तो आइडियल डाइपोल की साइज 0 होती है, इस बात को ध्यान भी रखना। तो जो हमारा डाइपोल है वो बहुत ज्यादा छोटा है, सो इनफाइनाइटेसिमल लिख सकते हैं, हमने स्मॉल लिखा है, इज सो स्मॉल एंड पॉइंट P is lies very far from the dipole, ठीक है। पॉइंट P जो है वो डाइपोल से बहुत ज्यादा दूरी पर रखा हुआ हो। तो मैथमेटिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर डाइपोल की साइज बहुत छोटी है ना, डाइपोल की साइज छोटी मतलब A जो है या 2A जो है बहुत ही लेस है, और पॉइंट P इज वेरी फार फ्रॉम द डाइपोल, मतलब पॉइंट P डाइपोल से बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो इसका मतलब R की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो R कैसा है, बहुत लार्ज है। तो अगर R लार्ज हुआ तो उसकी रिस्पेक्ट में R लार्ज हुआ तो उसकी रिस्पेक्ट में हम किसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, A को। ये हम मैथमेटिकली करना चाह रहे हैं यहाँ पर, है ना, यह बोलना चाह रहे हैं। तो दैट इज R is so greater than A और A is negligible, मतलब R हमारा क्या है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख रहे हैं ग्रेटर देन A, और A कैसा है, A को जो हम नेग्लिजिबल करके चलो यहाँ लिख देते हैं, और A is नेग्लिजिबल, ठीक है, मतलब जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल हो। इस केस में एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ध्यान रखना होगा इससे, ये 1/4πε0 के, ओके। अब यहाँ जो 2P
आर, ये बचा है ना। अब यहाँ पर ए को अगर आप इग्नोर कर दो यहाँ से, तो ए को अगर आप हटा देते हो, ये जैसे ये ब्रैकेट है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें से हमने किसको हटा दिया, ए को, तो यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, तो आर की पावर कितनी बची 4 है ना। तो यहाँ आर हो गया, आर की पावर 4 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से जो हम ये कैंसिल जो हो जाएगा उससे, तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 1/4πε0 के, ओके। ये आर से आर कैंसिल, ये 2p अपॉन में क्या आ गया आर क्यू, है ना। आर से ये कैंसिल हो जाएगा, एक पावर उसकी तो 3 बचेगा। तो ये हमारे पास आया अब जो एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन इट्स एंड ऑन पोजीशन, है ना। ये उसका मैग्नीट्यूड है। अभी इसकी वैल्यू को जो हम एसआई और सीजी सिस्टम में दिखाते हैं, है ना। ये तो हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया, ये याद रखो, ठीक है ना। हम इसको किस में दिखाया है ना, इसकी वैल्यू को अलग अलग सिस्टम में लिखा है, इन एसआई सिस्टम, ठीक है। तो इन एसआई सिस्टम हमारे पास जो फॉर्मूला है जो वो एसआई सिस्टम लेकर ही निकाला गया है ना। बस यहाँ हम उसकी यूनिट लिख देंगे। तो यहाँ पर एसआई सिस्टम में क्या बन जाएगा 1/4πε0 के क्यू 2p/r/q, है ना। ये बस यूनिट लिख देना है, सिस्टम में लिख रहा है तो यूनिट लिख देना है। तो यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम, जो हो गई हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू ए डाइपोल, अगर एसआई में बता रहे हैं, ओके ना। अब यहाँ देखें जो इन एयर और वैक्यूम, अगर हमारा डाइपोल एयर और वैक्यूम में रखा होता, है ना, तो एयर और वैक्यूम के लिए के कितना हो जाता 1, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाता। तो फिर के को हम क्या लिख देते यहाँ पर 1 लिख देते। तो फिर इस केस में एयर और वैक्यूम में डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता 1/4πε0, ये के 1 हो जाएगा, 2p/r/q, और यूनिट न्यूटन पर कूलम ही रहेगी, एसआई में है तो, है ना। फिर इसी तरह से जो किसमें बताएंगे हम, इन सीजीएस सिस्टम, है ना। मतलब अलग अलग सिस्टम में हम उसके फॉर्मूले रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन से सिस्टम में क्या फॉर्मूला आएगा, कैसा लिखा जाएगा, है ना। तो सीजीएस सिस्टम में हमें पता है ये जो कांस्टेंट होता है 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। तो फिर इंटेंसिटी की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 हो गया 1, तो यहाँ बचेगा ओनली 1/k और 2p/r/q, ये बना, है ना, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब यूनिट लिख दे उसकी, तो सीजीएस सिस्टम में डायन अपॉन स्टेट कूलम, ये उसकी यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। फिर सीजीएस सिस्टम में हम एयर और वैक्यूम वाला केस मान ले, तो कि अगर डाइपोल एयर और वैक्यूम में है तो एयर और वैक्यूम, तो इन एयर और वैक्यूम के की वैल्यू हो जाती 1, ठीक है ना, 1 हो जाती। फिर यहाँ इंटेंसिटी क्या बन जाती, इंटेंसिटी हो जाती तो E इज इक्वल टू 1/, भी 1 हो जाता, तो ये हो जाता 2p/r/q डायन अपॉन स्टेट कूलम, ठीक है ना, ये हो गई, ओके। ये तो हुआ उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, नोट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो है हमारे पास, है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन जो कहाँ आएगी, ये जैसे हमने इंटेंसिटी पढ़ा है वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है यहाँ पर, है ना। अब डायरेक्शन भी बतानी होगी, जो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, E1 की और होगी, मतलब E1 क्या है हमारा, किसकी इंटेंसिटी थी, प्लस क्यू चार्ज की, तो प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है ना।
तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हमने E1 की वैल्यू कितनी रहेगी, चलो E1 मतलब मान लो ऐसे मान लो क्या, E1 की वैल्यू 100 है ना, और E2 की वैल्यू कितनी है 50। तो आपने 100 में से इसको माइनस कर दिया, बचा कितना 50। ये 50 किधर बचा, ये वाला 50 जो बचा है ये किधर बचा, किसकी डायरेक्शन में बोलोगे, E1 की डायरेक्शन में बोलोगे ना। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसकी डायरेक्शन में बची, ठीक है E1 की डायरेक्शन। अब हम इसको E1 और E2 इसकी रेफरेंस नहीं लेते हैं तो किधर बचेगी, ऐसे। तो कौन से चार्ज से, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखोगे, नेगेटिव चार्ज शॉर्ट में लिख देना टू पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जो कि अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि हमने, ठीक है, इस पॉइंट P को किसकी ओर रखा हुआ माना है ना, प्लस क्यू की ओर दिखाया है एक्सिस पे। तो हमने E1 में से माइनस किया था किसको, E2 को, और डायरेक्शन हमने किधर बोली, नेगेटिव से पॉजिटिव के। अगर आप ऐसे सोचो, मैं अगर ऐसा बोल देता हूं जो कि हम पॉइंट P को नेगेटिव चार्ज की तरफ रखते है ना, हम पॉइंट P को कहां रखते, यहां नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो फिर इंटेंसिटी क्या होती, अगर हम माइनस क्यू इसको इधर रखते हैं नेगेटिव की ओर, तो इंटेंसिटी क्या होती है ना, डायरेक्शन क्या होती, तो डायरेक्शन की किधर हो जाती है ना, ठीक है। तो डायरेक्शन जो तब भी इधर ही होती, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ऐसा इस केस में कौन ज्यादा होता, अगर हम माइनस क्यू की तरफ चार्ज को रखते हैं मान लो, तो इधर कौन ज्यादा होता, E2, इधर E2 होता। तो E2 किसकी इंटेंसिटी है, माइनस क्यू की, तो E2 ज्यादा होता, ओके है ना, ज्यादा E2 ज्यादा होता। तो हम किस में से किसको माइनस करते, E2 में से माइनस करते किसको, E1 इधर होता। समझ में आ रहा ना, E1 किसकी इंटेंसिटी है, प्लस क्यू चार्ज, तो E1 इधर और E2 इधर, ऐसा होता। तो इस बार ज्यादा वैल्यू किसकी होती, E2 की होती। तो हम यहाँ माइनस किस में से किसको करते, E2 में से माइनस करते E1 को। तो E2 की डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो रिजल्टेंट किसकी डायरेक्शन में ही बचता, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब कि आप पॉइंट P को प्लस क्यू चार्ज की ओर शो करो या नेगेटिव चार्ज की ओर शो करो, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव क्यू चार्ज से किधर ही होगी, प्लस क्यू चार्ज की ओर ही होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, है ना। तो ध्यान रखें यहाँ पर कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टेस्ट पॉइंट को इधर रखते हैं या इधर रखते हैं, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे, तो उस पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये था बच्चा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उसका एक्सप्रेशन। और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ना। और एग्जाम में जो अगर वो पूछे इसको, इस फॉर्मूले को, तो वहां पर वो, ठीक है, ऐसे ये कंडीशन, मतलब एग्जाम में कितना लिखना जरूरी है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे पढ़ने के लिए तो हमने SI में, CGS में वैल्यू निकाल ली, लेकिन एग्जाम में उसका सिर्फ इतना क्वेश्चन बनता है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन इट्स एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। वो यहाँ पर वो ऐसे इंक्लूड नहीं करता, इन SI सिस्टम, इन CGS सिस्टम, ऐसा नहीं बोलेगा कि SI सिस्टम में निकालो या CGS में निकालो। तो फिर जो हमको एग्जाम में टाइम भी बचाना होता है ना, तो एग्जाम में आप कितना लिखोगे उसको, केवल यहाँ तक, जब तक क्वेश्चन में उसने पूछा नहीं है कि SI में और CGS में निकालो, और क्वेश्चन में नहीं पूछना है जो कभी अगर डेरिवेशन पूछेगा तो यहाँ तक निकाल दो और यही उसकी SI यूनिट लिख दो, क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है वो SI यूनिट लेकर ही निकाला है जो, ठीक है ना, SI यूनिट SI वैल्यूज लेकर ही निकाली है SI सिस्टम की। तो हमें अलग से SI सिस्टम लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आप यहीं पर यूनिट लिखकर खत्म कर दोगे। तो एग्जाम में आप यहाँ तक भी लिखोगे जो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे उसमें, है ना।
इसलिए मतलब ये इसलिए बताया बच्चों ताकि हम पढ़ते टाइम तो बहुत सारी कंडीशन पढ़ रहे हैं उसकी, लेकिन एग्जाम में जो हमारे यहाँ भी इतना लिखने पर भी हमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, तो फिर ये हम एक्स्ट्रा लिखकर क्या करेंगे, एग्जाम में हमारा सिर्फ क्या जाएगा, टाइम वेस्ट ही होगा, है ना। ज्यादा नंबर तो नहीं मिल जाएंगे, 5 का क्वेश्चन है तो 5 तो यहाँ तक भी मिल जाएंगे, है ना। 5 मार्क्स का तो इतने से लिखने से ऐसा नहीं कि 6 दे देगा वो हमको, ठीक है, समझ में आया। तो ठीक है, टाइम भी बचाना है तो कैसे लिखोगे, पहले ये हेडिंग डाल के जो ये स्टेटमेंट जो हमने अब पीछे देखी है, जो अब कर दी है, वो स्टेटमेंट पहले यहाँ लिखोगे, फिर उसके बाद एज इट इज कॉपी करना इसको, चलिए, है ना, नोट कर लीजिए।